जब वस्ती एशिया मंगोल यलगार की आग में जल रहा था, शहर वीरान और सल्तनतें बिखर रही थीं, उस वक्त एक नौजवान सुल्तान अपने वजूद की आखिरी जंग लड़ रहा था, जलालुद्दीन मंगबरनी। ख्वारिज़म शाही सल्तनत तबाह हो चुकी थी, मगर सुल्तान के सीने में आज़ादी, खुददारी और वतन के लिए मोहब्बत की आग जिंदा थी। मंगोलों के तेज़ रफ्तार हमलों ने वस्ती एशिया में हर नज़्म-ओ-ज़ब्त को तहस नहस कर दिया था, मगर जलालुद्दीन ने अपने आप को महज जिंदा रहने वाला नहीं, बल्कि एक फातह के तौर पर मुनज़्ज़म करने का फैसला किया। दरियाए सिंध के किनारे होने वाली फैसला कुन झड़प, जहां उसने मंगोल क़ुव्वत का डटकर मुकाबला किया, उसके बाद उसने हिंदुस्तान की तरफ रुख किया। ये सफ़र महज जान बचाने या आर्जी सुकून हासिल करने के लिए नहीं था, बल्कि एक नई सियासी, अस्करी और हिकमत अमली की तलाश थी, जहां वो अपनी बिखरी हुई फौज को दोबारा मुनज़्ज़म कर सकता और मुस्तक़बिल में मंगोल ख़तरे का मुकाबला कर सकता। हिंदुस्तान की ज़मीन जोग्राफियाई लिहाज से मजबूत थी और सियासी लिहाज से एक अहम मरकज़ के तौर पर मौजूद थी। उसने देखा कि यहाँ के शहर आबाद हैं, फ़ौज मौजूद है और मुस्लिम हुक्मरान एक मुस्तहकम निज़ाम के तहत अपनी सल्तनत चला रहे हैं। दिल्ली की सल्तनत, जिसकी क़यादत शमसुद्दीन इल्तमश कर रहे थे, एक महतात, दूरअंदेश और ताकतवर रियासत थी। जलालुद्दीन ने यहाँ आने पर पहली तरजीह मुशाहिदा और समझबूझ इख्तियार की, न कि फ़ौरन अस्करी कार्रवाई। उसने दिल्ली के सुल्तान को पैगाम भेजा कि वो मंगोलों का दुश्मन है और अगर दोनों इत्तेहाद करें तो मंगोलों के हमले को रोका जा सकता है। ये पैगाम न सिर्फ सियासी था, बल्कि एक इखलाकी और संजीदा दावत भी थी, जिसमें जलालुद्दीन ने अपने मकसद की वजाहत के साथ अपनी गैरत और उसूलों को भी दिखाया। इल्तमश ने इस पैगाम को संजीदगी के साथ परखा। एक तरफ वो जानता था कि अगर जलालुद्दीन की मुकम्मल फौजी मदद करे तो मंगोल हिंदुस्तान की जानिब आकर पूरे मुल्क को खतरे में डाल सकते हैं। दूसरी तरफ अगर मदद न की गई तो एक अजीम सिपाही नाराज हो जाएगा, जिसके मुस्तकबिल के असरात संगीन हो सकते हैं। उसने दानिशमंदी का मुजाहिरा करते हुए जलालुद्दीन को इज्जत, मेहमान नवाजी और वक्ती पनाह फराहम की, मगर बाकायदा फौजी इत्तेहाद या किसी बड़ी जंग में शमूलियत से गुरेज किया। ये फैसला हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए निहायत अहम था और इसने साबित किया कि हुक्मरान सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि हिकमत और सब्र से भी अपनी सल्तनत बचा सकते हैं। सुल्तान जलालुद्दीन के लिए ये लम्हा निहायत कठिन था। एक तरफ उसकी ज़रूरत थी कि वो अपनी फ़ौज को मजबूत करे और मंगोलों के सामने कदम जमाए, दूसरी तरफ वो किसी मुसलमान रियासत को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता था। उसने खुद को वक़ार, गैरत और उसूलों का पाबंद पाया। उसने न दिल्ली पर दबाव डाला, न बगावत की और न ही हिंदुस्तान में किसी गैर ज़रूरी लड़ाई में मुलव्विस हुआ। उसने छोटे छोटे दिफाई इक़दाम, छापामार हमले और मकामी इलाक़ों के ताउन से अपनी फ़ौज को मजबूत किया, ताकि मुस्तक़बिल के लिए ताकतवर महाज तैयार किया जा सके। सुल्तान जलालुद्दीन ख्वारिज़मी का हिंदुस्तान से रवाना होना एक ऐसा लम्हा था जो न सिर्फ उनकी फौजी और सियासी हिकमत को जाहिर करता था, बल्कि उनके दिल की कश्मकश, गैरत और उसूलों की गहराई को भी नुमाया करता था। हिंदुस्तान में अपनी वक्ती क़याम के दौरान उन्होंने न सिर्फ मकामी ताकतों और दिल्ली के सुल्तान शमसुद्दीन इल्तमश के साथ मुज़ाकरात किए, बल्कि अपनी फौजी पोजीशन को भी मुहतात अंदाज में जांचा। मगर हर कदम पर उनके दिल में एक अजीब सी कश्मकश छुपी हुई थी। वो चाहते थे कि अपनी फौज महफूज और मुनज़्ज़म रहे, अपनी इज्जत व वक़ार कायम रहे, मगर किसी भी तरीके से मकामी सल्तनत या अवाम को नुकसान न पहुंचे। हिंदुस्तान से रवाना होने के बाद जब सुल्तान जलालुद्दीन ख्वारिज़मी ने अपनी फौज को दोबारा मुनज़्ज़म किया और सिंध के किनारे अपनी छावनी कायम की, उनके दिल में एक मुसलसल फ़िक्र मौजूद थी। मंगोलों का खतरा अभी भी मौजूद था और वो जानते थे कि अपने लश्कर की क़ुव्वत और वसाइल की हद एक महदूद वक्त तक ही काफ़ी हो सकती है। इसी फ़िक्र और गैरत के ज़ेर असर उन्होंने फ़ैसला किया कि वो खिलाफत अब्बासिया से मदद की अपील करेंगे, ताकि अपनी फ़ौज को मजबूत और मुनज़्ज़म कर सकें और दुश्मन के ख़िलाफ़ एक मजबूत इत्तेहादी क़ुव्वत हासिल हो। सुल्तान जलालुद्दीन ने अपनी दरख्वास्त में न सिर्फ फ़ौजी और माली वसाइल की ज़रूरत को वाज़ेह किया, बल्कि ये भी लिखा कि वो अपने लश्कर के साथ इंसाफ, उसूल और इस्लामी वहदत के एहतराम के साथ काम करेंगे। उनके खतूत में हर लफ्ज़ में गैरत, वक़ार और इस्तिराब की झलक थी। वो जानते थे कि खिलाफत अब्बासिया के जवाब की ताख़ीर या अदम तवज्जो उनके मुस्तक़बिल और लश्कर की हिफाजत पर असर डाल सकती है,
मगर उनके दिल में एतमाद और उसूल कायम थे कि हक और इंसाफ की बुनियाद पर दरखास्त मंजूर होगी। आसिया के लिए खत लिखा। उन्होंने इसे उमर बिन अता के हवाले किया। उमर बिन अता एक तजुर्बाकार, वफादार और आला रुतबे सिफारतकार था, जिस पर सुल्तान को मुकम्मल भरोसा था। सुल्तान ने खत देते हुए उमर के कान में नरमी और वकार के साथ कहा, उमर, ये खत सिर्फ कागज और सियाही का नहीं, ये हमारी गैरत, उसूल और ईमान की नुमाइंदगी करता है। जब तुम इसे खिलाफत अब्बासिया के दरबार में पहुंचाओ तो सिर्फ अल्फाज न सुनाओ, बल्कि ये भी बताओ कि हमारा मकसद अदल, वहदत और इस्लामी उसूलों की हिफाजत है। दुश्मन की यलगार से लड़ते हुए हमने किसी मुसलमान की जान या ज़मीन पर जुल्म नहीं किया। हर लफ्ज़ में हमारा वकार और जज्बा झलके, ताकि खलीफा ये समझ सके कि हमारी दरखास्त हक और इंसाफ की बुनियाद पर है। सुल्तान जलालुद्दीन ने मजीद हिदायत दी, रास्ते में मोहतात रहना, ये खत दुश्मन की नज़र से महफूज रहना चाहिए। अगर रास्ते में कोई रुकावट आए तो तुम अपने अक्ल और हिकमत से उसे हल करो, मगर खत कभी ज़ाया ना होने पाए। ये सिर्फ हमारी फ़ौज या वसाइल की अपील नहीं, बल्कि उसूल और वकार की आवाज़ है। खत में उन्होंने लिखा, मैं जलालुद्दीन ख्वारज़मी अपनी फ़ौज और सल्तनत की हिफाजत के लिए आपसे मदद की दरख्वास्त करता हूँ। हम इस्लाम के उसूलों, अदल इंसाफ और वहदत के लिए काम कर रहे हैं और दुश्मन के सामने न सिर्फ अपनी ज़मीन बल्कि इज़्ज़त व वक़ार की हिफाजत करना चाहते हैं। आपकी रहनुमाई और मदद हमारे लिए रोशनी की मानंद होगी। ये अपील सिर्फ एक सियासी या फ़ौजी इक़दाम नहीं थी, बल्कि एक जज्बा, गैरत और उसूल की दास्तान भी थी। सुल्तान जलालुद्दीन चाहते थे कि खिलाफत अब्बासिया न सिर्फ उनकी फ़ौज की हिफाजत में मदद करे, बल्कि उनके उसूल, अदल और इस्लामी अखलाकियात का एहतराम भी बरकरार रखे। कासिद को खत लेकर जाने में बहुत मुश्किलात पेश आईं। पहली मुश्किल, दरबार की सख्त सिक्योरिटी। जैसे ही उमर बिन अता अब्बासी महल के करीब पहुंचा, दरवाजे पर मौजूद मुहाफिजों ने उसके हाथ में खत देखा और फौरन संग नजरी का मुजाहरा किया। गुलामों और फौजियों ने उसे घेरे खड़े घूर कर देखा और पूछने लगे, ये खत किसका है? किसने भेजा है? क्या ये दरबार का जायज खत है या दुश्मन की कोई चाल? इस लम्हे वो पहली बार खौफ महसूस हुआ, ना सिर्फ जिस्मानी खतरे का, बल्कि ये खदशा भी कि अगर खत गलत अंदाज में पेश हो तो सुल्तान जलालुद्दीन की इज्जत और शान मुतासिर होगी। दरबार के एक मुहाफिज ने खत खींचने की कोशिश भी की और उमर ने अपने जिस्म से खत को मजबूती से पकड़ लिया। ये खत हुजूर खिलाफत आला के नाम है, ये दुश्मन का नहीं बल्कि एक भाई मुसलमान का पैगाम है। ये अल्फाज उसने जमते थे, मगर उमर को मालूम था कि सिर्फ अल्फाज ही काफी नहीं। दरबार की ब्यूरोक्रेसी, वो बड़े जूतों वाले दरबारी हर हालत में खत की सच्चाई चेक करना चाहते थे। उनके चेहरों पर शक, तेज नजरें और मुहतात रवैये ने उमर के दिल में एक खौफ पैदा किया, लेकिन साथ ही इज्जत व वकार के लिए एक नई जिद भी जागी। महल में एक बहुत तवील, पेचीदा और सख्त तरीक़े-कार था। हर खत को सिर्फ पढ़ना काफ़ी न था, दरवाजे पर पहचान बनाना, दरबार के मुहाफिजों के पूछे गए सवालात का जवाब देना, महल के नौकर, मुतरजिम और स्क्राइब को कायल करना, खत की सच्चाई और लुगत की जांच करवाना, ये सब काम एक साथ हो रहे थे और पुर आदमी उमर की बात सुनकर शक में मुब्तला हो जाता था। एक दरबारी ने पूछा, तुम्हारे पास शनाख्त क्या है? तुम किस तरफ से आए हो? क्या तुम्हारे साथ कोई रुकने दरबार है? उमर अपने अंदर पुरएतमाद लहजे में बोला, मैं सुल्तान जलालुद्दीन ख्वारज़मी का नुमाइंदा हूँ। ये खत उनकी दस्तखत शुदा दस्तावेज है और ये दरबार की खिदमत में मदद और रहनुमाई के लिए भेजा गया है। लेकिन दरबारी ने कहा, यह आसानी से साबित नहीं होता। हमें सामने वाले दरबार से तस्दीक चाहिए और हमें चेक करना होगा कि यह दावा सच्चा है या नहीं। दरबारी मुतरजिम ने खत पढ़ने पर एतराज उठाया, ये अल्फाज बहुत भारी और पेचीदा लग रहे हैं, इसे सीधी जबान में पेश करो। उमर बिन अता ने अपना सीना फुलाते हुए कहा, यह खत एक मर्द उसूल की जानिब से है, ना किसी धौंस ना किसी धोखे की नीयत के साथ। हर लफ्ज उसकी जबान से निकलकर महल के दरबार में गूंजता, मगर हर लफ्ज की तफसीर को दरबार एक नई जहत में देख रहा था, निहायत सियासी, इंतजामी और हुकूमती नुक्ता नज़र से। दरबार के कुछ आला हुकाम ने इख्तिलाफ राय जाहिर किया और कहा, हमें सिर्फ खत नहीं चाहिए, हमें तुम्हारा सबूत चाहिए कि तुम सच्चे हो। ये गलतफहमी या सख्ती नहीं थी, बल्कि वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे थे।
लेकिन उमर ने महसूस किया कि ना सिर्फ एक खत पहुंचाना मुश्किल है, बल्कि हर लफ्ज़ को काबिल एतबार बनाना, हर अमल को वाज़ेह करना, हर सवाल का जवाब देना भी ज़रूरी है। महल के अंदर एक सर जंग सी लगी थी। हाफिज़े दरबार जिसे शक था, दाराए दस्तूर जिसे सबूत चाहिए था, मुतरजिम जिसे ज़बान का सवाल था, और उमर बिन अता जिसके पास सिर्फ एक खत और एक उसूल था। इस सब की जारी कशमकश में उमर ने एक लम्हा को अपने अंदर महसूस किया, ये सिर्फ खत नहीं, ये मेरी इज्जत, मेरे कायद का एतमाद और एक पूरी कौम की उम्मीद है। ये एहसास उसे ताकत देता था, मगर सियासी ब्यूरोक्रेसी ने उसके दिल में इस्तराब भी पैदा किया कि कहीं नतीजा मनफी ना हो। आखिरी मरहला वो था जब उमर बिन अता को खत खलीफा अब्बासी के सामने पेश करना था। ये वो वक्त था जब दरबार की गुंजान भीड़ और सख्त नजरें उमर के सामने थीं। 2 सरकारी मुतरजिम, 2 शाही मुहाफिज, दरबार के वुज़रा और खलीफा के मुलाजमीन, ये सब उमर के सामने मौजूद थे जब खलीफा ने पूछा, तुम कौन हो? तुम किसकी नुमाइंदगी करते हो? तुम्हें खत देने वाला कौन है? उमर ने मुसलसल सर झुकाया, मगर उसकी आंखों में सीधा वकार था और उसने जवाब दिया, मैं उमर बिन अता हूं, सुल्तान जलालुद्दीन ख्वारज़मी का वफादार नुमाइंदा। ये खत उनकी गैरत, उसूल और ईमान की नुमाइंदगी करता है, जिसे मैंने हिफ्ज़ करके, हिफाजत करके और सख्तियों से गुजार कर आपकी खिदमत में पेश किया है। ये अल्फाज सुनकर दरबार में एक लंबी खामोशी छा गई। ये वो लम्हा था जब ना सिर्फ खत पहुंचा, बल्कि उमर की वफादारी, जज्बा और गैरत भी खलीफा के सामने खड़ी थी। सुल्तान जलालुद्दीन ख्वारिज़मी की मदद की अपील जब बगदाद पहुंची, तो खलीफा अब्बासी के महल में ना सिर्फ सियासी कशमकश उरूज पर थी, बल्कि दरबारी वुज़रा और मुहाफिजों की एक छुपी हुई साजिश भी काम कर रही थी, जिसने फौज भेजने के इम्कान को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया। अब्बासी दरबार इस वक्त एक ताकतवर हुकूमत की अलामत तो थी, मगर हकीकत में सियासी, माली और अस्करी ताकत की तकसीम ने उसे अंदरूनी कमजोरियों में मुब्तला कर दिया था। वजीर खजाना यूसुफ बिन अब्दुल कादिर, वजीर मशवरा इब्राहिम बिन मुआज, वजीर दाखिला कुतैबा बिन मूसा और दारुल हुकूमत सिपा सालार जैद बिन खालिद, ये वो 4 मरकजी किरदार थे जो खलीफा के फैसले पर बराह रास्त असरअंदाज हुए और इस सियासी पजल को इस कदर पेचीदा बना दिया कि खलीफा बराह रास्त फौज नहीं भेज सका। यूसुफ बिन अब्दुल कादिर ने फौरन माली दलाइल के पीछे छुपकर खलीफा को कायल करना शुरू किया। उसने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, ये खत जिस अजीम हिम्मत और बहादुरी की नुमाइंदगी करता है, बिलाशुबा काबिल सताइश है, मगर इस पर अमल दरामद खतरनाक साबित होगा। हमारे खजाने महदूद हैं और एक फौज को बाहर भेजने के लिए न सिर्फ माली वसाइल दरकार हैं, बल्कि पूरे बगदाद में माली तवाज़ुन भी खराब हो जाएगा। यूसुफ बिन अब्दुल कादिर के इस बयान में सिर्फ खजाने का जिक्र नहीं था, बल्कि वो एक खुफिया इशारा भी दे रहा था कि अगर फौज गई तो उसके जरिए वो अपनी ज़ाती ताकत और असर और रसूख बरकरार नहीं रख सकेगा। खलीफा संजीदगी से उसकी बात सुन रहा था, मगर अंदर ही अंदर उसे महसूस हो रहा था कि ये एक सियासी हरबा है, न कि हकीकी माली मसला। इसी दौरान वजीर मशवरा इब्राहिम बिन मुआज ने अपनी हिकमत अमली के मुताबिक कहा, अमीरुल मोमिनीन, अगर हम फौरी तौर पर फौज भेजें तो खतरा ये है कि हम बगदाद की दाखिली सियासत और दरबारी ताकत का तवाज़ुन बिगाड़ दें। हमारा मौजूदा इंतज़ामिया, जो हज़ारों साल की तजुर्बे से कायम है, एक बड़ी मुहिम के दबाव में कमज़ोर पड़ सकती है। हम सिर्फ अखलाकी और सफारती हिमायत फराहम करें ताकि सुल्तान जलालुद्दीन को ये पैगाम पहुँचे कि खिलाफत उसकी हिमायत करती है, मगर हम बराह रास्त अस्करी मुदाखलत से गुरेज करें। इब्राहिम के अल्फाज में एक नफ्सियाती और सियासी हरबा छुपा हुआ था, क्योंकि उसने खलीफा के इर्द गिर्द मौजूद दीगर वुज़रा के शक व शुबहात को मजबूत किया और ये वाज़े कर दिया कि फ़ौज भेजना एक गैर महफूज कदम होगा। वज़ीर दाखिला कुतैब बिन मूसा ने इस बहस में और भी शिद्दत पैदा की। उसने कहा, अगर हम फौज भेजें
तो न सिर्फ हमारी दाखिली सिक्योरिटी मुतासिर होगी, बल्कि बगदाद में मौजूद वज़रा और मुहाफिज अपनी ताकत खो देंगे। एक फौजी मुहिम में हमारा मरकजी कंट्रोल कमज़ोर हो जाएगा और दुश्मन हमारे खिलाफत के मरकज़ पर असरअंदाज हो सकता है। कुतैब के इन अल्फाज में दरबार की अंदरूनी साजिश की गहराई छिपी हुई थी, क्योंकि उसने फ़ौज को बाहर जाने से रोकने के लिए दरबार के अंदरूनी ज़हनी और ताकत के तवाज़ुन को बतौर बहाना इस्तेमाल किया। दारुल हुकूमत सलीम सालार ज़ैद बिन खालिद ने भी अपनी बात से खलीफा को मज़ीद मोहतात बनाने की कोशिश की। उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन, मैं खुद फ़ौज के सरबराह के तौर पर यह यकीन दिलाता हूँ कि फ़ौज बाहर भेजना हमारे लिए एक पेचीदा और ख़तरनाक इक़दाम होगा। ना तो हमारे पास पूरी सिपाही क़ुव्वत मौजूद है और ना ही इसके लिए दरकार वसाइल और इंतज़ाम मौजूद हैं। ये बेहतर है कि हम सिर्फ ख़तो किताबत और माली इमदाद फराहम करें, ताकि सुल्तान जलालुद्दीन अपनी क़ुव्वत और हिकमत अमली के मुताबिक आगे बढ़े। ज़ैद का ये मौक़िफ़ दरअसल एक साजिश और मोहतात हिकमत अमली था, जिसने खलीफा की अमली ताकत को महदूद कर दिया और उसके अंदर खौफ और गैर यकीनी। इन वज़रा की ये साजिश सिर्फ अल्फाज या दलाइल तक महदूद नहीं थी। दरबार में उन्होंने खलीफा के इर्द गिर्द सियासी, माली और अस्करी दबाव पैदा किया। हर वजीर अपने मफाद के लिए किसी न किसी बहाने को मजबूत कर रहा था, ताकि खलीफा बराह रास्त फौज न भेज सके। यूसुफ ने माली बहाने, इब्राहीम ने सियासी और दाखिली ताकत के बहाने, कुतैब ने सिक्योरिटी और दाखिली इंतज़ाम के बहाने और ज़ैद ने अस्करी वसाइल की कमी के बहाने इस्तेमाल किए। इन सब की एक मुश्तरका हिकमत अमली ये थी कि खलीफा को ऐसा महसूस करवाया जाए कि बराह रास्त फ़ौजी मुदाखलत ना करना बेहतर फ़ैसला है, जबकि हकीकत में ये सब वज़रा अपने अपने असर व रसूख को महफूज रखने और बगदाद में अपनी ताकत बरकरार रखने के लिए ऐसा कर रहे थे। इस सियासी कशमकश का खलीफा पर गहरा असर हुआ। वो जानता था कि सुल्तान जलालुद्दीन की मदद करना ज़रूरी है, मगर वो भी दरबार के दबाव, साजिशी वज़रा के दलाइल और अपने महदूद इख्तियार के दरमियान फंस गया। यूं फैसला हुआ कि बराह रास्त फ़ौज नहीं भेजी जाएगी। खलीफा सिर्फ इखलाकी, माली और सफारती हिमायत फराहम करने तक महदूद रहा और सुल्तान जलालुद्दीन को अमली फ़ौजी मदद नहीं मिल सकी। ये साजिशी ग्रोह न सिर्फ खलीफा के फैसले को मुतासिर कर रहा था, बल्कि बगदाद की अंदरूनी सियासत, दरबारी रकाबत और वज़रा के ज़ाती मफादात के दरमियान एक पेचीदा सियासी मंजरनामा कायम कर रहा था। हर फैसला, हर मशवरा और हर बहाना दरअसल एक सियासी हरबा था, जिसने सुल्तान जलालुद्दीन की फ़ौजी इमदाद की ज़रूरत को सानवी बना दिया। जब सुल्तान जलालुद्दीन मिंकुबरनी के कानों तक ये खबर पहुंची कि बगदाद के खलीफा अल नासिर लिदीनुल्लाह ने मदद के लिए लश्कर भेजने से इनकार कर दिया है, तो ये महज एक सियासी फैसला नहीं था। ये सुल्तान के दिल पर पड़ने वाली वो ज़र्ब थी जिसने तलवार से ज़्यादा गहरा जख्म दिया। उस वक्त सुल्तान किसी आरामगाह में नहीं थे, वो मैदान तैयारी में थे। गर्द आलूद लिबास, पसीने में भीगी पेशानी और निगाहों में वही आग जो सिर्फ हार ना मानने वालों की आंखों में हुआ करती है। वो घोड़ों की कतार के दरमियान खड़े थे, सिपाहियों की तलवारें देख रहे थे, जरहें कस रहे थे और आने वाले तूफान के लिए खुद को और अपनी फौज को तैयार कर रहे थे। मंगोल खतरा सामने था, जमीन लरज रही थी और वक्त हाथ से फिसल रहा था। एक पल को खामोशी छा गई, निगाहें जमीन पर जम गईं, चेहरों पर हैरत और दिलों में सवाल था। लेकिन सुल्तान के चेहरे पर न मायूसी थी न शिकवा। उनकी आंखों में जो उम्मीद जिंदा थी, वो उम्मीद जिसका नाम उम्मत की वहदत था, वो दम तोड़ती महसूस हुई। बगदाद, जो तारीख में हमेशा पुश्त पनाह रहा था, आज खामोश था। खिलाफत, जिसके नाम पर सिपाह जान निछावर करती थी, आज हिसाब किताब और सियासत में गुम थी। सुल्तान के दिल में सवाल नहीं उठा, क्योंकि सवाल कमज़ोरों का जेवर होता है। उनके दिल में एक दर्द था, एक ऐसा दर्द जो जुबान पर ना आया मगर आंखों में उतर आया। वो दर्द ये था कि जब उम्मत को एक तलवार बनना था, तब हाथ ढीले हो गए। उन्होंने अपने इर्द गिर्द देखा, वही सिपाही जिनके चेहरों पर भूख थी मगर गैरत जिंदा थी, जिनके पास वसाइल कम थे मगर हौसला पहाड़ जैसा था। सुल्तान ने गहरा सांस लिया। उनके होंठों पर तलखी आई, मगर दिल ही दिल में वो बोले, अगर खिलाफत की दीवारें खामोश हैं तो ख्वारिज़्म का एक सिपाही ही काफ़ी है। ये इनकार सुल्तान के लिए जिल्लत न था, ये एक इंकशाफ था कि अब जंग सिर्फ दुश्मन से नहीं, तकदीर से भी है। उन्होंने आसमान की तरफ देखा, जैसे खुदा से नहीं, तारीख से मुखातिब हों।
उनकी आंखों में नमी आई, मगर आंसू न गिरे, क्योंकि वो जानते थे कि आंसू गिर जाएं तो सिपाह का हौसला गिर जाता है। वो फौरन घोड़े की बाग पकड़कर अपने जर्नैलों की तरफ बढ़े। उनके कदमों में कोई लर्जिश न थी, आवाज में थकन थी, मगर अज़्म बाकी था। लश्कर ज़मी आएगा? तू क्या हुआ? हम खुद एक लश्कर हैं। इसी लम्हे सुल्तान जलालुद्दीन बदल गए। अब वो सिर्फ एक सुल्तान नहीं थे, वो एक जख्मी हज़्म थे, एक तन्हा दीवार, एक आखिरी चिराग। खिलाफत की खामोशी ने उनके कंधों पर जिम्मेदारी का पहाड़ रख दिया था, मगर वो झुके नहीं। उन्होंने अपनी तलवार को देखा, वो तलवार जो अब सिर्फ दुश्मन के लिए नहीं बल्कि तारीख के इंसाफ के लिए उठनी थी। इस लम्हे सुल्तान जो कर रहे थे वो तैयारी थी, सिर्फ जंग की नहीं, तन्हाई की भी। और जान के दिल पर गुजरी वो ये हकीकत थी कि कभी कभी अजीम लड़ाइयाँ इत्तेहादियों के बगैर और सिर्फ ईमान के सहारे लड़ी। 1231 में सुल्तान आज़रबाईजान और द्यारे बकर के इलाकों में मौजूद थे। इसी दौरान मंगोल दस्ते दोबारा इस खित्ते में सरगर्म हो गए। सुल्तान को पीछे हटना पड़ा। उनके साथ महदूद तादाद में मुहाफिज थे। हालात इंतहाई गैर यकीनी थे। बाज़ तारीखी रिवायात, खुसूसन इब्नुल असीर की बयान करदा मालूमात के मुताबिक सुल्तान एक मकाम से दूसरे मकाम की तरफ नकले मकानी कर रहे थे ताकि दोबारा फ़ौज को मुनज़्ज़म किया जा सके। इसी सफ़र के दौरान एक गैर मुतवक्के वाक़या पेश आया। रिवायत है कि एक कुर्द शख्स, जिसे बाज़ मौर्रिखीन चरवाहा या मकामी देहाती करार देते हैं, सुल्तान के करीब पहुंचने में कामयाब हो गया। इस शख्स के बारे में कहा जाता है कि इसके किसी अजीज़ को सुल्तान के लश्कर ने पहले किसी कार्रवाई में कत्ल किया था और वो बदला लेने के इरादे से मौके की तलाश में था। जब उसे मालूम हुआ कि सामने मौजूद शख्स खुद सुल्तान है और उसके साथ मुहाफिजों की तादाद कम है, तो उसने अचानक हमला कर दिया। हमला अचानक था और करीब से किया गया। सुल्तान शदीद जख्मी हुए। बाज़ रिवायात में है कि हमलावर ने नेज़ा या खंजर से वार किया। मुहाफिजों ने फौरन हमलावर को मार डाला, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। सुल्तान जख्मों की ताब न ला सके और इसी वाक़े में उनका इंतकाल हो गया। यूं एक अजीम सिपा सालार की जिंदगी मैदान जंग के बड़े मार्के में नहीं बल्कि एक तन्हा और गैर मुतवक्के हमले में ख़त्म हुई। उनकी मौत के साथ ही ख्वारिज़्म शाही इख्तिदार का अमली खात्मा हो गया। उनके बाद कोई ऐसी मजबूत क़यादत न रही जो मुंतशिर अफवाज को दोबारा मुनज़्ज़म कर सकती। मंगोल ताकत तेजी से फैलती गई और खित्ते की सियासी सूरत-ए-हाल मुकम्मल तौर पर बदल गई। सुल्तान की शहादत इस बात की अलामत बन गई कि कभी-कभी बड़ी सल्तनतों का इख्तिताम एक खामोश और अचानक लम्हे में हो जाता है। अगरचे उनकी मौत एक छोटे से वाक़े के तौर पर पेश आती है, मगर इसके पस मंज़र में बरसों की मज़ाहमत, कुर्बानी और अज़्म की दास्तान मौजूद है।